जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 आय एवं रोजगार का निर्धारण डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 के यूनिट 8 के एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। जेबीसी का यह कथन है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यह पुस्तक जेएम कीन्स की है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है प्रभावपूर्ण मांग। कीन्स कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने पर रोजगार में भी वृद्धि होगी। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो निवेश के निर्धारक घटक हैं पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, यानी सही आंसर है एमपीसी और एमपीएस जो है 1 के बराबर होते हैं, यानी आपकी बचत और उपभोग दोनों को जोड़ दें तो आपकी 1 मतलब कुल आय का योग हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? के यानी गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MP। ये नहीं है, इसका है गुणक का फॉर्मूला। गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो 1/1 माइनस MPC होता है। यहाँ C आएगा, S नहीं आएगा। अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाती है तो अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाती है। सामूहिक मांग के घटक हैं। सामूहिक मांग के प्रमुख घटक हैं व्यक्तिगत उपभोग, विनियोग और सरकारी उपभोग, यानी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उपभोग फलन में फलनात्मक संबंध होता है। उपभोग फलन में आय और उपभोग के मध्य फलनात्मक संबंध होता है। आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है। कीन्स के अनुसार समस्त मांग बराबर होती है। सी यानी निजी उपभोग, निजी विनियोग और जी यानी सरकारी उपभोग एवं विनियोग यानी सरकारी व्यय। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्र में शामिल हैं। उत्पादक मतलब दो क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो उपभोग करता है, यानी परिवार क्षेत्र क्या करेगा? उपभोग करेगा, और उत्पादक क्षेत्र यानी फर्म क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, तो यहाँ उपभोग आएगा। फिर है MPS में अतिरिक्त प्रति इकाई डैश को दर्शाता है बचत। S मतलब बचत, MPS क्या बताता है? अतिरिक्त बचत, प्रति इकाई बचत को बताता है। तो आपको तो S से सेविंग यानी बचत आप याद कर लेंगे। डैश नियम जेवीसे ने दिया। जेवीसे ने बाजार का नियम दिया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। कीन्स का डैश न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वह न्यून मांग का सिद्धांत कहलाता है। APC प्लस ये इसमें आंसर दिया ही हुआ। APC और APS का योग क्या होता है? 1। तो ये आपका आंसर इसमें पहले से दिया है। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार ये भी आंसर दिया है। मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर देगी। यानी यदि मान लीजिए कि 5 लोगों को आप 2 रुपये देते हैं, यानी आपने 10 रुपये का भुगतान किया। अगर मान लो कि काम करने वाले लोग 10 आ जाएं तो आप क्या करोगे? सबको 1 रुपये दोगे तो 10 रुपये का भुगतान होगा। यानी आपने मजदूरी में क्या करी? कटौती। 2 रुपये से मजदूरी क्या करती? 1। यानी मजदूरी में कटौती से बेरोजगारी समाप्त हो जाती। तो उत्तर क्वेश्चन में ही दिया है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। तो इसमें भी आंसर क्या है? प्रभावपूर्ण मांग क्वेश्चन में ही
दिया हुआ है। यानी यदि कीन्स का रोजगार सिद्धांत यह कहता है कि यदि मांग में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी वृद्धि हो जाएगी। इसमें भी आंसर दिया हुआ है स्फीर्तिक अंतराल, ये आंसर है। अतिरेक मांग की माप है। अर्थव्यवस्था में डैश का बजट बनाकर न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है, घाटे की। यदि मान लो मांग कम है, मांग कम क्यों होती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता। सरकार घाटे का बजट बनाएगी तो सरकार का पैसा जनता के पास जाएगा और न्यून मांग ठीक हो जाएगी, यानी मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि स्फीति अंतराल को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में क्या किया जाना चाहिए? बैंक दर में वृद्धि की जाना चाहिए। स्फीति अंतराल को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है? बैंक दर में वृद्धि कर देती है। बैंक दर में वृद्धि हो जाती है तो लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं और स्फीति का अंतराल क्या होता है? बढ़ जाता है। सत्य असत्य बताइए। कीन्स का सिद्धांत दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है, तो यह कथन सत्य नहीं है बल्कि असत्य है। असत्य कथन है क्योंकि कीन्स का दृष्टिकोण दीर्घकाल नहीं बल्कि अल्पकाल पर आधारित है। रोजगार के संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं, यह कथन सही है क्योंकि कीन्स का अपूर्ण रोजगार संतुलन यह बताता है कि जहाँ पर रोजगार संतुलन हो गया वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो बेरोजगार रह सकते हैं। उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है, यह कथन असत्य है, यह सत्य है। अपूर्ण रोजगार सत्य असत्य हम शुरू से देखते हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है, यह गलत है क्योंकि यह अल्पकालीन सिद्धांत है। कीन्स ने कहा है कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाएंगे, इसलिए हमें अल्पकालीन सिद्धांतों की रचना करना चाहिए। रोजगार संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह जाते हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि जो कीन्स है उनने अपूर्ण रोजगार संतुलन की व्याख्या की है। इसमें जो संतुलन होता है उस बिंदु पर ये कुछ लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार रह जाते हैं, यह कथन सही है। उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है, तो यह कथन भी सही है। कीन्स ने उपभोग फलन दिया है और उन्हीं ने अपूर्ण रोजगार सिद्धांत दिया है जिसकी व्याख्या उन्होंने उपभोग फलन के माध्यम से की है। भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि बचत को कम कर देता है, तो यह कथन जो है वो असत्य है क्योंकि यदि आपको पता है कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ जाएंगी तो अभी आप बचत ज़्यादा करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? कम, इसलिए यह कथन असत्य है। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता, यह कथन सही है। यह उपभोग फलन कीन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जैसे आपकी आय 100 रुपये से 200 रुपये हो जाए तो ऐसा तो नहीं कि आप डबल खाना खाने लगोगे, तो उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, यह कथन सही है। अपूर्ण रोजगार अभावी मांग का परिणाम है, यदि मांग कम होगी तो अपूर्ण रोजगार होगा, यह कथन सही है। रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं प्रतिपादित करती है, यह गलत है क्योंकि यह रिकार्डो का नहीं बल्कि जेवी से का कथन है। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा है। उन्होंने न्यून मांग होने पर जो संतुलन होता है उसे अपूर्ण रोजगार कहा है, यह सही है। समग्र मांग आय के ऋणात्मक रूप से संबंधित है, यह कथन गलत है। समग्र मांग जो है देखिए आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, यानी दोनों में क्या है? धनात्मक संबंध है। यहाँ ऋणात्मक लिखा है इसलिए यह कथन असत्य है। फिर है कि आय का या तो उपभोग किया जाता है या निवेश, यह कथन सही है। आपके पास पैसे हैं तो आप या तो उपभोग करोगे या उनका निवेश करेंगे।
नेक्स्ट है कि 1 माइनस APC। देखिए फॉर्मूला है APC प्लस APS इक्वल टू 1। तो यदि 1 माइनस APC इसमें से 1 में से APC को घटा दें तो क्या बचेगा, APS। तो इसका आंसर है सा। ये APC नहीं है, क्या है, APS है। डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है मार्जिनल, जहाँ भी डेल्टा हो यानी M। अब इसमें C ऊपर लिखा है यानी M के साथ हमें C चाहिए, यानी सेकंड जो है उसका आंसर है A, MPC। नेक्स्ट है 1 प्लस MPC। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 1 प्लस नहीं है, 1 माइनस MPC। यदि MPC में से, ये भी वही फॉर्मूला है, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। यदि MPC को घटा देंगे 1 में से तो क्या बनेगा, MPS बनेगा, बचेगा। तो थर्ड का आंसर है D, MPS। फिर है C अपॉन वाई। जहाँ भी डेल्टा ना लगा हो अपॉन में तो वहाँ पर आंसर A में आएगा, यानी एवरेज। यानी चौथे का आंसर है B, APC। A तो आना ही है और चूंकि इसमें C है इसलिए इसमें भी C आएगा। डेल्टा I अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा है यानी M वाला आंसर होगा, और डेल्टा I है यानी I भी होगा, यानी MPI। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट है I अपॉन वाई। इसमें डेल्टा नहीं लगा यानी इसमें आंसर किस में आएगा, A में। और I है तो क्या आएगा लास्ट में, I, API। सामूहिक मांग। सामूहिक मांग जो है क्वेश्चन नंबर 7 E, कैपिटल E, बड़ी E से, यानी सामूहिक मांग। या तो आप उपभोग मांग करते हैं, आपके पास जो पैसा होता है उसका या तो आप उपभोग करते हैं या बचत करते हैं। तो सामूहिक मांग क्या है, उपभोग और बचत का योग है। सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति में सामूहिक है तो ये कैसा दृष्टिकोण है, समग्र दृष्टिकोण है। शुद्ध निर्यात जो क्या होता है, यदि आप निर्यात में से आयात को माइनस कर दें तो आपको शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। फिर बचत क्या है, यदि आप आय में से उपभोग, यदि आपके पास 100 रुपये हैं, 10 रुपये आपने उपभोग कर लिए तो आपकी बचत कितनी हुई, 90 है। तो आय में से उपभोग माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, बचत प्राप्त होगी। एक शब्द में उत्तर। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह JVC का कथन है। कौन सा निवेश आय के प्रति लोचपूर्ण होता है, अल्पकालीन। अल्पकाल में आय वृद्धि होने पर निवेश भी बढ़ जाता है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, पूर्ण प्रतियोगिता। परंपरावादी सारे सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित होते हैं। मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। कीन्स ने अपने सिद्धांत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया, पूंजीवादी। कीन्स का सिद्धांत पूंजीवादी औद्योगिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है, गरीब पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता। अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर किसके बढ़ना संभव नहीं है, उत्पादन। यदि अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग, क्योंकि समय कम होता है तो उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता। 1 माइनस APC बराबर APS। उपभोग, C यानी उपभोग, उपभोग से जो बचेगा वो क्या होगी, बचत। पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है, निवेश के बराबर होती है। पूंजी की जो सीमांत दर होती है वो दीर्घकाल में ब्याज दर के बराबर हो जाती है। यदि पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि आवश्यक होती है, उत्पादन में वृद्धि आवश्यक होती है। यदि उत्पादन में वृद्धि हो जाए
तो यदि मान लीजिए मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी और पूर्ण रोजगार में भी वृद्धि होगी। पूर्ण रोजगार हेतु किसमें वृद्धि आवश्यक है? समग्र मांग या उत्पादन। उपभोग फलन का समीकरण है, ये सी के ऊपर डैश लगा रहता है, ये स्वायत्त निवेश होता है। और सी वाई जो है स्वायत्त उपभोग होता है। सी वाई यानी प्रेरित उपभोग। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें सी यानी उपभोग फलन या उपभोग प्राप्त होगा। एमपीसी और एमपीएस में कैसा ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। आपकी कुल आय यदि 100 रुपये है, 50 रुपये उपभोग करते हैं और 50 रुपये आप बचत करते हैं। यदि आप उपभोग को बढ़ाएंगे तो बचत कम होगी, बचत को बढ़ाएंगे तो उपभोग कम होगा। तो दोनों में कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है। क्वेश्चन आंसर 2 नंबर के आएंगे, इसलिए छोटे ही लिखना है। उपभोग की प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? उपभोग की प्रवृत्ति जो होती है हमें उपभोग और आय के बीच में संबंध को बताती है। सी यानी उपभोग और वाई यानी आय। यदि मान लीजिए कि आपकी आय बढ़ जाए, आपकी आय 100 रुपये से 200 रुपये हो जाए, तो आप उपभोग को भी बढ़ाएंगे, यानी उपभोग आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आय घटने पर उपभोग घटता भी है। तरलता जाल किसे कहते हैं? कीन्स के अनुसार तरल वह स्थिति जिसमें ब्याज की दर गिरकर अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है। मतलब जो ब्याज की दर होती है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ीरो ब्याज दर होगी तो कोई अपना पैसा उधार देगा क्या? तो जो ब्याज की दर होती है वो ऐसी होती है, मतलब ये कभी ज़ीरो को टच नहीं करती। यानी यहाँ पर ब्याज की दर का क्या हो गया? निम्नतम स्तर हो गया। तो जब ब्याज दर निम्नतम स्तर पर होती है और मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ब्याज की दर ज़ीरो है, आपको पता है कि यदि मुद्रा की जो पूर्ति है वो बढ़ जाए तो ब्याज की जो दर होती है वो क्या होती है? घटती है। लेकिन ये जो निम्नतम बिंदु है, ब्याज की दर ज़ीरो से थोड़ी सी ही ऊपर है, तब ऐसी स्थिति में यदि मुद्रा की पूर्ति कितनी भी बढ़ जाए लेकिन ब्याज की दर घटेगी नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? तरलता जाल। मतलब ये एक जाल बन गया, यहाँ से ये जो है नीचे की ओर नहीं जाएगी। तो तरलता जाल किसे कहते हैं? जिस पर ब्याज की दर निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है, इस पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बचत फलन की परिभाषा दीजिए। बचत फलन जो होता है वो हमें क्या बताता है? आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की मात्रा को बताता है। यानी सी जो है बचत फलन आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की मात्रा को बताता है। एस जो है वो बचत है और वाई जो है आय है। यदि आपकी आय जो है 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाए तो आप बचत भी बढ़ाएंगे, यानी आय बढ़ने पर बचत बढ़ जाती है, आय घटने पर बचत घट जाती है। निवेश फलन का अर्थ बताइए। निवेश फलन हमें क्या बताता है कि आय और रोजगार के विभिन्न स्तरों पर निवेश की मात्रा को बताता है। यानी जो निवेश फलन है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, आर यानी ब्याज की दर और MEC मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल पूंजी की सीमांत क्षमता। ये 2 चीज़ों पर, ये ना भी लिखें तो इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है? समग्र मांग से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा से, यानी एक वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाएं एक देश में उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? समग्र मांग कहेंगे। या तो आप ये लिख सकते हैं या दूसरा आप लिख सकते हैं 2 नंबर में, समग्र मांग से तात्पर्य उस राशि से है जो उत्पादक रोजगार के निश्चित स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त करने की आशा करते हैं। मतलब जितनी मांग होगी उतनी ही बिक्री होगी, तो बेचकर जितनी राशि प्राप्त करने की हम आशा करते हैं उसे ही सामूहिक मांग कहते हैं। तो या तो आप ये इतना लिख दें या फिर ये नीचे वाला 2 नंबर में आपका इतना ही सफिशिएंट है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से
को परिभाषित कीजिए। सीमांत उपरोक्त प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति का, वो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, सी यानी उपभोग, वाई यानी आय। यानी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति इस फार्मूले से ही हम याद कर सकते हैं। डेल्टा वाई, वाई यानी आय और डेल्टा यानी परिवर्तन, यानी आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होगा, ये कौन बताएगी? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति बताएगी। नेक्स्ट है समग्र पूर्ति से क्या अभिप्राय है। समग्र पूर्ति का आशय अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। यानी आप एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? सामूहिक पूर्ति। जो पूर्ति होती है वो उपभोग और बचत के बराबर होती है, क्योंकि जितनी पूर्ति होगी उसका एक भाग उपभोग होगा और दूसरा भाग बचत होगी। उपभोग और आय में क्या संबंध है? उपभोग और आय में जो संबंध है वो क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपकी आय 100 रुपये से 200 रुपये हो जाए। जब आपकी आय 100 रुपये थी तो आप उपभोग 50 रुपये का करते थे। अब आपकी आय 200 हो गई तो आप उपभोग को थोड़ा ही बढ़ाएंगे, यानी 50 से 70 करेंगे। ऐसा नहीं कि उपभोग को डबल करें। यानी जब आपकी जो आय है वो बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उतना नहीं बढ़ता जितनी की आय बढ़ती है। देखिए जैसे लिखेंगे, जब किसी देश में कुल आय में बढ़ोतरी होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, परंतु उपभोग में होने वाली बढ़ोतरी आय में वृद्धि से कम होती है। फिर है प्रभावी मांग से क्या अभिप्राय है। प्रभावी मांग उस बिंदु पर होती है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। ईडी यानी इफेक्टिव डिमांड पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती है। जब जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रभावी मांग, यानी प्रभावपूर्ण मांग कहेंगे। समग्र मांग के 2 घटक बताइए। समग्र मांग के 4 घटक होते हैं, 2 पूछे हैं तो हम चारों के नाम लिखेंगे, 2 के विवरण। मांग जो है निजी उपभोग मांग पर निर्भर करती है। यदि निजी उपभोग ज़्यादा होगा तो मांग भी ज़्यादा होगी। निजी विनियोग मांग पर निर्भर करती है। जी निजी विनियोग ज़्यादा होगा तो समग्र मांग भी ज़्यादा होगी। सरकार भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करती है। यदि सरकार की मांग में वृद्धि होगी तो समग्र मांग में भी वृद्धि होगी। यदि निर्यात मांग में वृद्धि होगी तो समग्र मांग में भी वृद्धि होगी। तो या तो आप चारों पॉइंट लिख दें या 2 पॉइंट लिख के उनका विवरण लिखें, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। निवेश से क्या तात्पर्य है। निवेश का शब्द अर्थव्यवस्था में नए उत्पाद या परिसंपत्ति को प्राप्त करना। देखिए आप सिंपल शब्दों में निवेश का अर्थ है, यदि आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 50 रुपये उपभोग करे, 50 जो बचे वो आपने बैंक में जमा किए, या फिर उससे आपने मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, 50 करोड़ रुपए आपने उपभोग पर खर्च किए और 50 करोड़ रुपए से आपने एक मकान खरीदा या एक उद्योग खरीदा, तो ये आपने क्या किया? निवेश कर दिया। निवेश शब्द से तात्पर्य उत्पादक परिसंपत्ति को प्राप्त करना है। ये जो आपने उद्योग खरीदा ये क्या है? उत्पादक परिसंपत्ति। नई उत्पादक परिसंपत्ति से वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना। आप इस उद्योग में क्या करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करेंगे। लेकिन इसमें वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित नहीं की जाती है। आपने एक मशीन तो खरीद ली है लेकिन इससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर रहे, तो ये क्या कहलाएगा? पूंजी निर्माण। यदि इससे आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे तो क्या कहलाएगा? निवेश। जैसे इन परिसंपत्तियों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में प्रयोग करना होता है, वैसे ही पूंजी निर्माण निवेश में बदल जाता है। तो आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। निवेश शब्द अर्थशास्त्र में इसका तात्पर्य नए उत्पाद परिसंपत्ति को प्राप्त करना
और इससे उत्पादक परिसंपत्ति और वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है। केवल इतना आपको लिखना है। निवेश का मतलब आपने नए उत्पादक परिसंपत्ति को प्राप्त करना, नई मशीन लगा ली और इससे आप उत्पादन करेंगे, यानी इससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करने की बजाय कीमत में वृद्धि करता है। मान लीजिए कि देश में 100 लोग हैं और वो 100 करोड़ वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। पूर्ण रोजगार की अवस्था है। अब इसके बाद वस्तुओं का उत्पादन तो इतना ही होगा क्योंकि इतने ही लोग उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? उत्पादन और रोजगार में तो वृद्धि नहीं होगी बल्कि केवल कीमत ही बढ़ेगी। यदि जब मांग बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? कीमत। तो ये कीन्स जो शब्द है वो याद करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में परिभाषा दी, एक परिभाषा किसी अर्थशास्त्र की ही लिखना है। बचत फलन क्या है ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अनैच्छिक मतलब इच्छा, आपकी किसी भी काम को करने की इच्छा है। अनैच्छिक मतलब आप इच्छा से बेरोजगार नहीं हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें उन सब लोगों को रोजगार के अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है। मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी कब होती है कि आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हैं लेकिन रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिल रहा। तो बेरोजगारी क्या है? अनैच्छिक। जब लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, आप किसी मजदूरी मान लो 200 रुपये प्रतिदिन है, आप इस पर भी काम करने को तैयार हैं लेकिन आपको तब भी काम नहीं मिल रहा, तो आप क्या हो जाएंगे? अनैच्छिक बेरोजगार कहलाएंगे। उपभोग की प्रवृत्ति क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार क्या है? पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है, जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आप काम करने की इच्छा भी रखते हैं, योग्यता भी है और सामर्थ्य भी है, डिग्री भी है और आप में शारीरिक क्षमता भी है, और आपको प्रचलित मजदूरी दर पर मनचाहा काम मिल जाए तो आप क्या कहलाएंगे? पूर्ण रोजगार। यानी सभी व्यक्ति जो काम करने की इच्छा, योग्यता और सामर्थ्य रखते हैं और उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण रोजगार कहेंगे। थैंक यू।